जो हमारा सीरीज चल रहा है चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड, उसमें हमने कुछ 2 या 3 पार्ट कवर कर लिए हैं जो कि मोस्टली रिलेटेड है चार्ज से, चार्ज की थ्योरी से, ठीक है? और कुछ बेसिक न्यूमेरिकल अपने कॉन्सेप्ट को बूस्ट आउट करने के लिए हम लोगों ने ट्राई किए थे। आज से हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की पूरी फिजिक्स को समझने की शुरुआत करेंगे ताकि आपको एक-एक चीज़ अच्छे से क्लियर हो जाए कि क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। तो सबसे पहले तो ये मैंने बताया था आपको, आई थिंक जो इस सीरीज का पहला वीडियो था जिसमें हम चार्ज के कॉन्सेप्ट के बारे में स्टार्ट ही कर रहे थे। वहाँ पे मैंने बताया था कि जो चार्ज की स्टडी है वो बेसिकली 2 पार्ट में की जाती है। एक तो तब जब चार्ज अपने रेस्ट कंडीशन में हो, तो उस स्टडी को हम लोग बोलते थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और दूसरी ये बात थी जब चार्ज मोशन में हो तो उसे हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स कहते थे, ठीक है? तो यहाँ पे जो पहला सेशन चलेगा आपका, कुछ 8 या 10 या 12 वीडियो हो सकते हैं, उसमें हम टोटली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उनको डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की डिफिनीशन से ही, और फिर हम लोग थोड़ा डिटेल डिस्कशन करते हैं। तो देखिए, सबसे पहली चीज तो ये कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की जो जनरल डिफिनीशन है वो क्या है। तो आप सामने देख सकते हैं कि अ नेचुरल फिनोमिना which is governed by the static charge या फिर rest charge in the medium is called electrostatics। मतलब ये कि किसी स्टैटिक या रुके हुए चार्ज की वजह से जो नेचुरल फिनोमिना हमको मीडियम में देखने को मिलती है, उन सभी फिनोमिना को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम वो सारी चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे जिसमें चार्ज रुका हुआ होगा, यानी चार्ज रेस्ट कंडीशन में होगा, और रेस्ट कंडीशन में रहते हुए वो जो फिनोमिना हमारे सामने रखिएगा एक एक करके डिस्कशन करते जाएंगे। ये तो पहली बात थी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है। अब देखिए, जब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ ही रहे हैं तो एक बार फिर से हम थोड़ा सा चार्ज को रिवाइज कर लें। तो मैंने बताया था कि चार्ज अमाउंट ऑफ, याद आ रहा है आपको? शायद नहीं भी याद आ रहा हो। आइंस्टीन के अकॉर्डिंग चार्ज जो है अमाउंट ऑफ एनर्जी ही होती है, बट फिर भी आप एक बार पहला पार्ट देखिएगा। तो देखिए, जब मैं चार्ज के बारे में डिस्कशन कर रहा था तो उसमें कई सारी चार्ज की कैरेक्टरिस्टिक थी, कुछ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स थे। उसमें 2 कैरेक्टरिस्टिक बड़े इंपॉर्टेंट थे। पहला कि चार्ज जो है, चार्जेस, अगर 2 चार्जेस आपस में कहीं रखे हुए हों तो उन चार्जेस के बीच एक फोर्स लगता है, ठीक है? उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स, याद आ रहा होगा आपको। और वो इलेक्ट्रिक फोर्स आइदर रिपल्सिव भी हो सकता था या फिर अट्रैक्टिव भी होता था। रिपल्सिव कब था? जब दोनों सेम नेचर के चार्जेस थे। और अट्रैक्टिव कब होता था? जब दोनों के दोनों अपोजिट नेचर के चार्जेस होते थे। तो ये तो हो गई चार्ज की एक कैरेक्टरिस्टिक जिसमें चार्ज की वजह से एक दूसरा चार्ज एक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, ठीक है ना? दूसरी बात कि अच्छा, ये इसी जो ये फोर्स लग रहा है, इसी फोर्स को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स, जिसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। या नॉर्मली इसी फोर्स को हम लोग नाम देते हैं कूलम्ब फोर्स। ये तो पहली कैरेक्टरिस्टिक, बड़ी इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक थी। दूसरा इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या मैंने बताया था कि जब कोई चार्ज कहीं पे प्लेस्ड होता है तो वो चार्ज अपने आसपास एक इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाता है, ठीक है ना? ये इलेक्ट्रिक फील्ड कम या ज्यादा होगा वो तो बात की बात है, लेकिन हर एक चार्ज, अगर वो नॉर्मल चार्ज है तो अपने आसपास एक इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करेगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। अब अगर आप देखिए तो ये चार्ज की एक दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है ना? नाउ ये इलेक्ट्रिक फील्ड की भी हम स्टडी करेंगे
दो पार्ट में, एक तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, और दूसरा चीज पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि चार्ज की दो इनहेरेंट प्रॉपर्टी, एक जिसको हमें डिस्कस करना है इलेक्ट्रिक फोर्स के नाम पे, और दूसरा हमको जो डिस्कस करना है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमको दो तरह से पढ़नी पड़ेगी, एक तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आप इसे जानते हो तो अब अगर आपको ये थोड़ा सा पता हो, क्लास 10 में अगर आपने थोड़ा सा सुना भी हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चूंकि वेक्टर फॉर्म होता है, ठीक है ना, ये वेक्टर होता है और ये जो चीज होती है वो स्केलर होती है, ठीक है। तो इसलिए हमको इलेक्ट्रिक फील्ड दो हिस्सों में पढ़ने की जरूरत पड़ती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमको दो मेन चीजों को पढ़ना बहुत जरूरी है, एक तो इलेक्ट्रिक फोर्स जिसको कि हम लोग कूलम्ब्स लॉ बोलते हैं, और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड जिसको हमको फर्दर दो पार्ट में पढ़ना है, ठीक है। ये तो रही इतनी बात, लेकिन इससे ये बात तो क्लियर हुई कि हमको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या क्या पढ़ना है मोस्टली। तो अगर मैं ये कहूँ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो पोर्शन है वो क्या क्या है, एक तरह से निकल के आता है, तो एक होता है आपका इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है, पहला चीज इलेक्ट्रिक फोर्स। दूसरा क्या निकल के आता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स मतलब कूलम फोर्स, और दूसरा क्या है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। तीसरी चीज क्या पढ़नी है, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड की दो हिस्से, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और दूसरा क्या पढ़ना है आपको पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि तीसरी चीज हमको क्या पढ़नी है, इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल, पोटेंशियल क्यों पढ़नी है, क्योंकि मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड की दो तरह की जब हम स्टडी करते हैं, तो एक होती है स्केलर फॉर्म में जिसको हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, और एक होती है वेक्टर फॉर्म में जिसको हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, और दूसरा होता है आपका स्केलर फॉर्म में जिसको कि हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। दोनों के अपने अपने बहुत से खूबियां हैं जिनकी वजह से हमको इसको पढ़ना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा हमें एक दो चीजें और भी पढ़नी होती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड में ही हमको एक चीज पढ़ना होता है जिसको हम बोलते हैं गॉसियन सरफेस, ठीक है। ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड से ही रिलेटेड एक टॉपिक है, तो आगे हम डिस्कस करेंगे क्या चीजें हैं ये। और इन सब के अलावा एक और टॉपिक बच जाता है, वो होता है आपका कैपेसिटेंस, ठीक है। तो ओवरऑल अगर ये बात कहूं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमको ये चार बातें या पांच टॉपिक्स को बहुत डिटेल में डिस्कशन करना होता है। एक इलेक्ट्रिक फोर्स, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड, तीसरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, चौथा गॉसियन सरफेस, और पांचवा कैपेसिटेंस, ठीक है। सो हम लोग आज के इस वीडियो में इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे जिसको कि हम लोग कूलम्ब्स फोर्स भी कहते हैं। तो आइए थोड़ा सा हम उसके बारे में डिटेल स्टडी करते हैं, ठीक है। चलिए, आप चाहे तो इसको नोट डाउन कर ले वीडियो पॉज करके, क्योंकि ये जो क्लासिफिकेशन ये आपको नॉर्मली बुक में अवेलेबल नहीं मिलेंगे, तो आप चाहे तो इसको नोट डाउन कर ले, ठीक है। हम थोड़ा सा और फर्दर डिस्कशन करते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया कि अगर चार्ज रेस्ट में है तो रेस्ट में होते हुए चार्ज किन किन फिनोमिनास को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो 5-6 फिनोमिना में हमको एक फिनोमिना पढ़नी है स्टार्टिंग में, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है। तो मैं यहीं से इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स कहिए या फिर इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, इसी नाम से ये फेमस है कूलम्ब्स फोर्स, ठीक है। अच्छा, ये स्पेलिंग देख लीजिए क्योंकि मैं आज तक कंफ्यूज हूँ कि इसकी स्पेलिंग क्या है। अच्छा, लेकिन इन सब के अलावा भी इसको इलेक्ट्रिक फोर्स या कूलम्ब फोर्स, या इसको हम एक और नाम से भी जानते हैं, वो होता है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, ठीक है ना। तो आप चाहे तो पूरा नाम लिख लीजिएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये तीनों एक ही चीज है। ओके, आपको
देखिए इसमें मोस्टली हमें 3 बातें पढ़नी है। पहला चीज क्या पढ़ना है, 3 चीजों की स्टडी करनी है। नंबर 1, एक तो पढ़ना है हमको इलेक्ट्रिक फोर्स के मैग्नीट्यूड के बारे में, मैग्नीट्यूड के बारे में, ठीक है ना, वो भी स्केलर फॉर्म में, मतलब केवल केवल मैग्नीट्यूड फॉर्म में, ठीक है ना। दूसरा हमको जो पढ़ना है इंपॉर्टेंट, वो क्या है, वो पढ़ना है आपको वही इलेक्ट्रिक फोर्स किस फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। और एक चीज यहीं से एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकलेगा, उस रिजल्ट को हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी, ठीक है, परमिटिविटी। आई थिंक स्पेलिंग में शायद कुछ मिस्टेक है, ऐसा मुझे फील तो आ रहा है, बट तो हमको बेसिकली ये 3 बातें पढ़नी है, क्योंकि ये जो परमिटिविटी का कॉन्सेप्ट है वो इलेक्ट्रिक फोर्स से ही निकल के आता है, तो हमको इसलिए इस चीज को पढ़ना जरूरी है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी है। तो हम आगे इसको डिस्कशन करते हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूं सबसे पहले इलेक्ट्रिक फोर्स या कूलम्ब फोर्स से, ठीक है। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, और आपने सुना भी होगा, जानते भी होंगे। तो इस फोर्स को दिया था, इस फोर्स के बारे में बताया था किसने, कूलम्ब्स ने ही, नाम से ही पता है। और उनके अकॉर्डिंग ये था कि अगर दो चार्जेस, लेट सपोज चार्ज Q1 एंड चार्ज Q2 एक डिस्टेंस r पर प्लेस्ड किए जाएं, तब इन दोनों चार्जेस के बीच एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा। उसी फोर्स को उन्होंने नाम दिया था इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है। बाद में इन्हीं के सम्मान पे इलेक्ट्रिक फोर्स का नाम कूलम्ब फोर्स कर दिया गया। तो आज के पार्ट में हम लोग केवल स्केलर फॉर्म पढ़ेंगे, ठीक है। स्केलर फॉर्म के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू हिम कि अगर दो चार्जेस, मान लीजिए कि इस केस में मैं कहूं कि अगर दो चार्जेस Q1 और Q2, जिनके अमाउंट Q1 और Q2 है, अगर r डिस्टेंस से प्लेस किया जाए तो उनके बीच एक फोर्स एक्सर्ट होगा, एक फोर्स फील होगा। उसी फोर्स को इलेक्ट्रिक फोर्स कहा गया। और एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग, ऑन बिहाफ ऑफ एक्सपेरिमेंट, उन्होंने ये पाया कि जो फोर्स होता है वो चार्जेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। फिर से बात, उन्होंने कहा कि अगर दो चार्जेस या दो से ज्यादा चार्जेस भी, फिर भी दो कॉन्जिक्यूटिव चार्जेस अगर आसपास रखे हों r डिस्टेंस पे, तो उनके बीच एक फोर्स एक्सर्ट होगा, उसी फोर्स को नाम दिया जाएगा इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है। और वो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो दोनों चार्जेस पे डिपेंड करेगा और उनके बीच के डिस्टेंस पे भी डिपेंड करेगा। तो रिजल्ट, ऑन बिहाफ ऑफ द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट, उन्होंने कहा कि जो कूलम्ब फोर्स होगा या जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो पहले चार्ज और दूसरे चार्ज के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब कि अमाउंट ऑफ चार्जेस अगर बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू भी बढ़ेगी, और अगर घटेंगे तो इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू भी क्या होगी, आपकी घटेगी, ठीक है। और दूसरी बात उन्होंने क्या कही कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब कि अगर डिस्टेंस की वैल्यू बढ़ेगी, अगर चार्जेस के बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू डिक्रीज करेगी। तो ठीक है, तो ये दोनों बातें उन्होंने बताई। उसके बाद उन्होंने इस चीज को अगर आप मिलाइए मैथमेटिकली तो हम पाएंगे कि F प्रोपोर्शनल टू कितना हो जाएगा भाई आपका, तो ये हो जाएगा आपका Q1 Q2 इंटू 1/r², या फिर हम कह सकते हैं कि Q1 Q2 ओवर r², ठीक है। ये इतनी बातें तो उन्होंने कही। चूंकि प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल है
और बेसिक मैथमेटिक्स कहता है कि अगर हम प्रोपोर्शनलिटी हटानी है तो हमको क्या यहाँ पे एक यूज करना पड़ेगा, एक कांस्टेंट। तो उन्होंने कहा कि अगर हमको मैथमेटिक्स यूज करना है तो हम एक कांस्टेंट के यूज करेंगे जिसकी वैल्यू के होगी, और ये हमारा एक तरह से रिजल्ट बन जाएगा। ये हमारा जनरल रिजल्ट था। वेयर के इज कॉल्ड, जहां पे उन्होंने के को नाम दिया, क्या चीज, उन्होंने के को बारे में कहा कि ये प्रोपोर्शनैलिटी, लिख जाइए आप चाहें तो, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट था। ठीक है, ये तो पहली बहुत बेसिक सी बातें थी। समस्या ये थी कि भाई इस के की वैल्यू होगी क्या। ठीक है, तब उसके लिए उन्होंने ये बताया कि यदि हम ये मान लें एक्सपेरिमेंट की बिहार पे कि अगर ये दोनों के दोनों चार्जेस फ्री मीडियम में रखे हों, फ्री स्पेस में रखे हों, या एक वैक्यूम मीडियम में रखे हुए हों, तब उस केस में अगर देखिए इफ मीडियम इज वैक्यूम या फिर और फ्री स्पेस, ठीक है, तो उस केस में जो के की वैल्यू होगी एक्चुअल में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगी। ठीक है, तो उस तरह से उन्होंने इसको, आप चाहिए तो इक्वेशन नंबर 3 कहिए, और ये इक्वेशन नंबर यू विल गेट 4। तो जब आप वैल्यू को इसमें प्लेस करेंगे तो आपको एक रिजल्ट मिलेगा, f इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और ये था उनका रिजल्ट। तब जबकि दोनों के दोनों चार्जेस कहाँ माना गया था रखा हुआ है, फ्री स्पेस में या फिर वैक्यूम में। बात आपको समझ में आई? ये जो थ्योरी दी गई थी, ये जो फॉर्मूला आपके सामने निकल के आता है, ये तब तक ही वैलिड है जब तक मीडियम की वैल्यू फ्री स्पेस हो या फिर वैक्यूम हो। ठीक है, तो आप चाहे तो इस चीज को नोट कर लें, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, आपको बहुत काम आएगा। ठीक है, अगेन काफी एक्सपेरिमेंट के बाद जो वैल्यू ऑफ, अच्छा अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखिए तो एक चीज तो आपको समझ में आएगा, मैं उसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। ओके, अगर आप इसको थोड़ा सा समझ के चलिए तो आप ये पाएंगे कि एक्सपेरिमेंटली, आप चाहे तो फिर से लिख सकते हैं, देखिए एक्सपेरिमेंटली, अगेन बाय यूजिंग एक्सपेरिमेंट, जो ये वैल्यू थी ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये जो वैल्यू थी उन्होंने पाया कि जो एक्सपेरिमेंटली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू है वो होती है 9.0 इंटू 10⁻9 के बराबर। ठीक है, तो फर्दर जब ये वैल्यू उन्होंने निकाली, लेकिन ये वैल्यू भी तभी निकली थी जब मीडियम आपका वैक्यूम था। ठीक है ना, वैक्यूम में निकाली हुई वैल्यू थी। तो जब वैल्यू को अगर आप चाहें तो इसमें प्लेस करेंगे तो अगेन आपको इलेक्ट्रिक फोर्स की जो वैल्यू मिलेगी बिटवीन टू चार्जेस वो कितनी हो जाएगी, देखिए इसकी जगह ये वैल्यू, सो विल गेट 9.0 इंटू 10⁻9 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये जो चीजें थी ये उन्होंने, अब ये देखिए इसमें जो भी टर्म्स आए हुए हैं ये आर डिस्टेंस है, ठीक है ना, दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस, और मैंने बताया था कि चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है स्टार्टिंग में ही, और डिस्टेंस ऑब्वियस सी बात है एक स्केलर क्वांटिटी, जो जो वैल्यू आपकी निकल के आई है वो एक्चुअली में स्केलर वैल्यू है इलेक्ट्रिक फोर्सेस की। ठीक है, ओके, यहाँ तक चीजें तो क्लियर हैं, छोटी छोटी बातें और रह जाती हैं। इसमें एक चीज जानने वाली बात है कि जो ये जो है ना, ये जो मैं टर्म जो लिख रहा हूँ
ये चीज एप्सिलॉन नॉट, इसे बोलते हैं, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, इसे बोलते हैं परमिटिविटी इन वैक्यूम या फिर फ्री स्पेस, ये आप चाहे तो लिख सकते हैं। बट मैं बार बार कह रहा हूं कि मेरी परमिटिविटी की स्पेलिंग शायद कुछ गलत है, माइंड मत करना यार, ठीक है। चलिए, तो ये आप चाहे तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं। नाउ अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई कि अगर ये परमिटिविटी है, परमिटिविटी इन फ्री स्पेस है, जिसकी वैल्यू अगर मैं 1/4 के बराबर रखूं तो इतनी आती है। यहाँ से एक छोटा सा रिजल्ट मैं निकाल सकता हूँ, और वो छोटा सा रिजल्ट क्या है, तो देखिए, हम इस फॉर्मूले का यूज करके, इसको मैं इक्वेशन नंबर 6 कह देता हूँ, तो सॉरी, इसको इक्वेशन नंबर 7 कह लेता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 6 कह लेता हूँ। तो देखिए, हम इस फॉर्मूले का यूज करके, तो पहली बात तो हम यूनिट फाइंड आउट कर सकते हैं, और इसका यूज करके हम एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहली बात तो ये मुझे बताइए कि इसकी यूनिट क्या होगी। फोर्स है, चाहे वो जैसा भी फोर्स है, लेकिन फोर्स की यूनिट क्या हम लोग मानते हैं, न्यूटन। तो अब ये सी बात है, फोर्स की यूनिट न्यूटन, चार्ज की यूनिट कूलम, और आर मतलब डिस्टेंस की यूनिट मीटर। तो हम चाहें तो इस फॉर्मूले का यूज करके यूनिट ऑफ एप्सिलॉन मींस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे जरा देखिए। सो यहां से मैं कह सकता हूं कि नाउ फोर्स की यूनिट, अच्छा यूनिट निकालने के लिए एक चीज तो हम जानते हैं कि जो कांस्टेंट टर्म है, देखिए 1 कांस्टेंट, 4 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, ये तीनों तो कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट को तो हम लेते नहीं है, देखिए न्यूटन हो जाएगा यूनिट निकालने के लिए। यूनिट कैसे निकलेगा भाई, तो यूनिट निकालने के लिए फोर्स की वैल्यू लिखे, फोर्स का यूनिट न्यूटन इज इक्वल टू, ये खत्म, तो बचेगा क्या आपका 1/एप्सिलॉन नॉट, इसी की यूनिट निकालनी है। Q1 और Q2 दोनों की यूनिट कितनी हो जाएगी भाई, इसकी भी कुलम, इसकी भी कुलम, कुलम और कुलम, कुलम स्क्वायर अपॉन ये डिस्टेंस यानी कि मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसको आप उधर ले जाइए, तो ये हो जाएगा आपका एप्सिलॉन नॉट, ये एप्सिलॉन नॉट उधर जाएगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, कुलम स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर न्यूटन, या फिर थोड़ा सा अच्छे से मैं लिख दूं तो न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये हो गई यूनिट किसकी, परमिटिविटी इन फ्री स्पेस की। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट में देखिए, मैं बार बार परमिटिविटी नाम ले रहा हूँ, इसलिए मैंने कहा था परमिटिविटी को हम नेक्स्ट पार्ट में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। बहुत समझना जरूरी कि परमिटिविटी जो है वो किस चिड़िया का नाम है, या तो मैं बस नाम ले रहा हूँ, ठीक है। तो खैर, ये तो हो गई परमिटिविटी की यूनिट। नाउ अगेन, अच्छा मैं एक क्वेश्चन आपको देता जा रहा हूँ, आप जरूर लगाइएगा, इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, ये आपके लिए क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। सॉरी, ओके। नाउ अब यहां से हम जो एब्सोल्यूट परमिटिविटी है उसका एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे। तो ये भी बहुत इजी, अगर आप इस फॉर्मूले का यूज करें तो देखिए, इसमें हम कर क्या सकते हैं कि इस वैल्यू को इधर ले जाएं, और बाकी सारी चीजें जो है वो उसको उधर लेते आए। तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए 1/4 पाई, ये पूरी वैल्यू आप उठा के नीचे लाइए, तो हो जाएगा 9 × 10⁹ विच इज इक्वल टू, अच्छा कोई मुझे ये मत कहिएगा कि यहाँ तो 9.0 लिखा हुआ है, यहाँ मैं 9 लिख दे रहा हूँ, तो इतना आप लोग समझदार हैं, कर सकते हैं। आप एप्सिलॉन नॉट को उधर ले जाइए, तो ये हो जाएगा आपका एप्सिलॉन नॉट, बस वैल्यू रख दीजिए। तो कितना आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/4 पाई मतलब 3.14 इंटू 9, और देखिए ये 10⁻9 है, ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 10⁻⁻9, ठीक है। नाउ आप, अब आप इसको कैलकुलेट करिए, डिवाइड करिए, जो मर्जी वो करिए, मैं आपको सीधी सीधी रिजल्ट बताता हूँ जो आपको याद रखना है, क्योंकि कैलकुलेशन करने में टाइम मैं वेस्ट करूँ उससे कोई फायदा नहीं है।
तो जो वैल्यू है वो एकदम आप बाय हार्ट याद कर लीजिए। जो वैल्यू होती है वो होती है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। यूनिट क्या है भाई, अभी तो मैंने निकाला, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये होती है एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू। एप्सिलॉन नॉट का मतलब परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। ठीक है, आई थिंक आपको ये बातें समझ में आई होंगी। जो कूलम्स का लॉ था उसमें एक बात रह जाती है, मैं बताना भूल गया, जो बहुत इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, माफ कीजिएगा, मुझे वो बात बहुत स्टार्टिंग में ही बतानी चाहिए थी। खैर, ये इतनी बातें तो आपको क्लियर हो ही गई होंगी, इसमें तो कोई कोई डाउट नहीं होगा। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो मुझे बतानी चाहिए, देखिए वो क्या बात है, तो वो ये है कि कूलम्स ने कहा था कि अगर दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, ठीक है, और वो अगर r डिस्टेंस पर हैं, तो ऑब्वियस सी बात है इन दोनों के बीच में एक फोर्स लगेगा। क्वेश्चन ये है कि उस फोर्स का डायरेक्शन कैसा होगा। अगर मान के चलिए कि अगर दोनों के दोनों सेम चार्जेस हैं, पॉइंट आप चाहे तो लिख लीजिए, बेटर होगा आपके लिए। तो देखिए, पहली बात तो फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, किस डायरेक्शन में होगा वो बात नहीं है, कैसे होगा। मतलब देखिए, ये इस पे फोर्स लगा रहा है तो फोर्स का डायरेक्शन ये होगा या ये होगा या ये होगा, या ये इस पे फोर्स लगा रहा है तो ये होगा या फिर ये होगा या फिर ये होगा। हम इस पे थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, याद रखिएगा और समझिएगा इस टॉपिक को। अगर मान लीजिए कि दो चार्जेस हैं, ठीक है, Q1 चार्जेस हैं और Q2 चार्जेस हैं, तो सबसे पहली बात, मान लीजिए दोनों के दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं, ठीक है, तो एक बात तो क्लियर है कि दोनों के दोनों बीच में किस तरह का फोर्स लगेगा, रिपल्सिव फोर्स होगा। ठीक है, अच्छा, रिपल्सिव फोर्स का मतलब ये चार्ज इसको इधर ढकेलेगी, हो सकता है इधर भी ढकेल दे, इधर ढकेले या इधर ढकेल ले, लेकिन अपने पास तो कभी नहीं लाएगी, ये बात तो कंफर्म है। ऐसे ही ये चार्ज इस पे फोर्स लगा रही होगी तो हो सकता है इसको इधर से दूर करे या इधर करे या इधर करे, कुछ ना कुछ तो होगा, लेकिन ये वाला चार्ज इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करेगा। क्वेश्चन ये है कि इन तीनों में कौन सा डायरेक्शन हम लें, क्योंकि यही तो डायरेक्शन फोर्स को बताएगा। तो कूलम्स ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही थी, और वो बात याद रखिएगा कि जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स होगा, ठीक है, जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स होगा वो इन दोनों को मिलाने वाली जो लाइन होगी ना, एकदम सीधी जो लाइन मिलेगी, मैं बहुत टेढ़ा मेढ़ा बना रहा हूँ, इन दोनों को जो सीधी लाइन में मिलाएगा, बस उसी डायरेक्शन में आप इलेक्ट्रिक फोर्स को खींच दीजिएगा। बात समझ में आया, कहीं डाउट मत रखिएगा। अगर चार्जेस, एक चार्ज यहाँ रखा हुआ है, मान लीजिए Q1, एक चार्ज यहाँ रखा हुआ है Q2, ठीक है, तो इनको मिलाने वाली जो सीधी लाइन होगी ना, उसी डायरेक्शन में आप अपने फोर्स का भी डायरेक्शन लिख दीजिएगा, बना दीजिएगा। ऐसा नहीं है कि ये चार्ज इस पे फोर्स लगा रहा है तो ऐसे अपने मन से कुछ भी बनाना, नहीं, उसी डायरेक्शन में बनाइएगा जिस डायरेक्शन में ये दोनों चार्जेस एक लाइन में आके सीधे मिल रहे हैं। अगर मान लीजिए कि ये तो दोनों सेम चार्जेस हो गए, अगर मान लीजिए दोनों अपोजिट चार्जेस हो, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि एक फॉर एग्जांपल ऐसे ले लीजिए, वेट अ मिनट, तो अगर मान लीजिए कि एक चार्ज है प्लस Q1 और एक चार्ज मान लो कहीं भी है, यहाँ पे मान लेता हूँ, थोड़ा सा टेढ़ा ही मान लेते हैं, ये माइनस Q2 है, ठीक है। तो पहली बात तो ये हमको जानना पड़ेगा कि भाई फोर्स का डायरेक्शन किधर से है। तो देखिए, Q1 प्लस है और Q2 माइनस है, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट। ये वाला चार्ज इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, और ये वाला चार्ज इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो अगर आप देखिए, तो जो अट्रैक्शन का डायरेक्शन है वो वही मिला है जो इन दोनों को मिलाने वाली लाइन के बीच में मिला हुआ है। ऐसा नहीं मैंने ऐसे कुछ बना दिया है, नहीं, ऐसे कुछ नहीं बना दिया, हमेशा वही लाइन बनाया है जो
इन दोनों चार्जेस को मिलाने वाली सीधी लाइन होगी। उसी लाइन पे ही मैंने ड्रॉ कर दिया है। आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ? अगर आपको बात नहीं समझ में आ रही होगी तो मुझे बाद में कमेंट बॉक्स में एक बार क्लियर कर दीजिएगा, मैं आपको एक बार और डिटेल में समझा दूंगा। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कूलम ने अपने थ्योरी में या अपने लॉ में बताई थी। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट था, लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी कमी थी। कमी क्या थी कि चूंकि दोनों चार्जेस हैं, ठीक है, और दोनों चार्जेस को मिलाने वाली एक लाइन है, और इसी लाइन के अलाउंग क्या होगा, आपका इलेक्ट्रिक फोर्स होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स होगा, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या है, जरा इसको ध्यान से समझिएगा। समस्या ये है कि देखिए, जो हमारा वैल्यू है वो इलेक्ट्रिक फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और हम ये जानते हैं कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखिए तो जो फॉर्मूला हमने इलेक्ट्रिक फोर्स का लिखा था वो था आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। इसमें एक भी टर्म ऐसा नहीं है जो कि वेक्टर क्वांटिटी हो, क्योंकि अगर ये वेक्टर है तो इसका वेक्टर होना जरूरी है। इधर एक किसी न किसी एक क्वांटिटी का वेक्टर होना जरूरी तो है, ये आप जानते होंगे। लेकिन अगर आप देखें तो ये पूरा का पूरा टर्म कांस्टेंट यानी कि स्केलर, चार्ज स्केलर होता ही है और डिस्टेंस अपने आप में ही स्केलर क्वांटिटी है। इसलिए ये कुछ ना कुछ, ये केवल ये जो फॉर्मूला है ये केवल और केवल इलेक्ट्रिक फोर्स या कूलम फोर्स की मैग्नीट्यूड को बता सकता है। लेकिन चूंकि फोर्स है तो फोर्स का एक डायरेक्शन होगा, तो इफेक्टिव डायरेक्शन ऑफ फोर्स इस फॉर्मूले से आप नहीं निकाल सकते। इसलिए हमको जरूरी हो जाता है कि हम कूलम्स लॉ का वेक्टर रिप्रेजेंटेशन के बारे में ज़्यादा अच्छे से स्टडी करें, क्योंकि उसके बहुत से फायदे हैं। आपको आगे के चैप्टर में उसके फायदे बहुत मिलेंगे। दूसरी कमी, दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम, कि मैं जो बोल रहा हूँ ये परमिटिविटी, परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। तो दूसरी हमको सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ने वाली चीज़ क्या है, वो है आपकी परमिटिविटी। कि परमिटिविटी क्या होता है, तब तो हम जानेंगे ना बाद में कि परमिटिविटी इन फ्री स्पेस क्या होता है। तो नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको परमिटिविटी के बारे में पहले बताऊंगा, ठीक है, और जो थर्ड पार्ट होगा उसमें हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स का वेक्टर नोटेशन पूरे डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। जब इतनी सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी तो फिर हम इसके न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कशन करेंगे। बड़े अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स मिलेंगे आपको। तो ठीक है, नेक्स्ट पार्ट का वेट करिए, और आप चाहे तो इन सब चीज़ों को नोट डाउन करें। और ये जो मैंने आपको एक होमवर्क दिया हुआ है, आप चाहें तो इसको सॉल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। आप चाहें तो बुक से नकल भी कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन बुक से नकल करिए या अपने मन से करिए। मेन बात यह है कि आपको फंडा समझ में आना चाहिए और वैल्यू आपके दिमाग में बैठनी चाहिए। तो तब तक के लिए थैंक यू और धन्यवाद।